नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास की जो टॉप 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, उसका जो भाग 4 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि भाग जो 4 है टॉप 50 एमसीक्यूज़ का ग्राम समाज एवं विकास की, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी की यहाँ पे बात हो रही है। इसकी जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1900 दूसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, इसी के दौरान जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना है वह की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केवीआईसी, और इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी। इस दौरान जो है आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। विनय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष हैं, तथा यह जो आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है यह एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि यह जो आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है यह आपका आता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य यहाँ पे आपसे पूछे गए कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य कौन कौन से हैं। तो ग्राम सभा गांव के हित के लिए, मतलब यहाँ पे जो सभी कार्य दिए गए, जैसे पंचायत द्वारा निर्मित वार्षिक बजट पर विचार करना, इसके बाद पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनर्निरीक्षण करना, इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य हैं। तो इनके कार्य को आपको याद रखना है, कार्य आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है, आपसे पूछा जा रहा है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है। तो आपका जो 1 एकड़ होता है इसमें आपका 4840 स्क्वायर यार्ड यानी कि 4840 वर्ग गज होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। 1 एकड़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो 1 एकड़ में आपका 4840 वर्ग गज होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में प्रारंभ हुई थी, आपको बताना है। तो आधुनिक समय में जो पंचायती राज व्यवस्था थी सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, लॉर्ड रिपन। तथा यह जो रिपन था और इसको जो है हम भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है, इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 2011 के सेंसस के अनुसार देश की कुल 68.8% जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 68.8%, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं शहरों में कितनी आबादी रहती है, तो शहरों में आपकी आबादी रहती है 31.2%। तो दोनों डेटा आपको याद रखना है। शहरी आबादी आपकी है 31.2% और आपकी ग्रामीण आबादी है 68.8%, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता यहाँ पे क्या होती है, आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि ग्रामीण समुदाय की विशेषता इसमें से कौन सी है। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता इसमें से कौन सी है, तो इसमें से संयुक्त परिवार एक विशेषता है, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता एक विशेषता है, सामाजिक गतिशीलता का भाव, तीनों यानी कि ये सभी विशेषताएं हैं किसकी। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये सभी विशेषताएं आपकी हैं। और
ग्रामीण समुदाय की, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। वर्ष आप याद रखिएगा, 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की जो है शुरुआत की गई थी। यहाँ पे वही नहीं बही होगा, तो आप याद कर लीजिएगा 1992। टपका का जो है किस फसल का अंतिम, यानी कि टपका जो है यह किस फसल का अंतिम चरण होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो टपका जो है यह आम की फसल का अंतिम चरण होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आम की फसल का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखपाल द्वारा एक वर्ष में गांव की सामान्यतः कितनी बार पड़ताल की जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो जो लेखपाल होता है, जो आपको बनना है, तो लेखपाल के द्वारा एक वर्ष में गांव की जो सामान्यतः पड़ताल है वह 3 बार की जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 3 बार जो है सामान्यतः गांव की पड़ताल की जाती है एक वर्ष में लेखपाल के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो अटल इनोवेशन मिशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो यह जो अटल इनोवेशन मिशन है यह किस विभाग की एक पहल है? तो यह नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नीति आयोग के द्वारा इसको 2015 में शुरू किया गया था अटल इनोवेशन मिशन को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा नीति आयोग के वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर आप डेली बेसिस पे मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। तो आप चलिए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि नीति आयोग के एकदम लेटेस्ट के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। इसके उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपके सामने है, योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? तो योजना में कोर सेक्टर से आशय होता है चयनित आधारभूत उद्योगों से। आप इसे याद कर लीजिएगा, चयनित आधारभूत उद्योगों से संबंधित होता है आपका कोर सेक्टर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, यहीं पर आपको मिलेगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाराणसी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मेरा गांव मेरा गौरव, इस योजना को कब शुरू किया गया? तो इस योजना को 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 जुलाई 2015 को पीएम मोदी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। कहाँ से? तो पटना से। पटना से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया था 25 जुलाई 2015 को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह योजना नहीं, यह कार्यक्रम है, आप इसे याद कर लीजिए, यह कार्यक्रम है जो शुरू किया गया था 25 जुलाई 2015 को पटना से। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1951 में विनोबा भावे के द्वारा, डेट आप याद देखिएगा, 1951 में विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। तो फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का भूमि सुधार आंदोलन था, इसे आप याद कर लीजिएगा। भूदान आंदोलन जो था यह एक प्रकार का भूमि सुधार आंदोलन था जिसको शुरू किया गया था और विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांट कर नापना आसान होता है? तो जरीब सर्वेक्षण में जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसको त्रिकोणीय यानी कि त्रिभुज की ज्यामितीय आकृति में बांट कर नापना एकदम आसान हो जाता है, यानी कि त्रिभुज में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, त्रिभुज की आकृति में किसी भी क्षेत्र को जो है बांट कर नापना वह आसान होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिभुज। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। खतौनी में लेखपाल क्या परिवर्तन करता है, आपको बताना है। तो खतौनी में जो लेखपाल होता है वो लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो लेखपाल होता है वह खतौनी में लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, लाल रोशनाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रोशनी की जगह रोशनाई होगा,
रोशनाई से, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, लाल रोशनाई से। तो राइट आंसर आप याद रखिएगा, लाल रोशनाई। यहाँ पे रोशनी नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो रोशनी की जगह रोशनाई होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आशा एक प्रकार की आपकी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं आपकी आशा। तो इनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही है, तथा यह ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं आशा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1/3 आरक्षण जो है दिया गया है महिलाओं को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर 1/3 जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है। तो 1/3 कौन सा है? ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/3। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना की जो टैगलाइन थी वह थी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 1 मई 2016 को आपकी यह स्कीम शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से, तथा हाल ही में इसका सेकेंड फेज यानी कि इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसका जो सेकेंड फेज है हाल ही में उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया है, तथा इसकी टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और डीडी किसान चैनल का जो प्रारंभ है, मतलब इसका उद्घाटन कब किया गया था? डीडी किसान चैनल की यहाँ पे बात हो रही है। तो डीडी किसान चैनल का जो शुभारंभ है 26 मई 2015 को किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल को शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 26 मई 2015। 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति कौन सी बनाई गई थी, आपको बताना है। तो पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, इनमें से 1977 में आपकी बनाई गई थी अशोक मेहता समिति। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 में। इसके बाद जो पहली पंचायती राज से संबंधित समिति थी वह थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, यह पहली समिति थी। और दूसरी समिति थी आपकी अशोक मेहता समिति 1977 में। इसके बाद एक बनाई गई थी 1985 में। 1985 वाले का क्या नाम था? तो GVK राव समिति, जी यहाँ पे जी होगा, GVK राव समिति बनाई गई थी आपकी 1985 में। और इसके बाद एक समिति 1986 में बनाई गई थी जिसका नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, यानी कि LM सिंघवी समिति 1986 में बनाई गई थी। तो ये सारी समितियां हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं, इनको आप याद रखिएगा। तथा प्रत्येक वर्ष आपका जो 24 अप्रैल का दिन होता है उसको हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं भारत में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल का जो दिन होता है उसको हम पंचायती राज यानी कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं भारत में। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि राजीव गांधी पेयजल मिशन की जो शुरुआत है यह कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, इसकी जो शुरुआत है, इस मिशन का जो प्रारंभ है 1991 में किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1991 आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग कब स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन विभाग था यह बनाया गया था जनवरी 1944 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जनवरी 1944 में उत्तर प्रदेश में जो है आपका
पशुपालन विभाग बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 1944। और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या कार्य होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जो कार्य है यह सभी हो जाएगा, यानी कि इसका कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना और शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत को आवंटन करना, यानी कि उपर्युक्त सभी जो कार्य हैं ये जिला ग्रामीण विकास के हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हैं। तो आप याद कर लीजिएगा। तथा यह जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है इसका गठन 1980 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1980 में इसका गठन किया गया था। तथा नीचे जो भी आपके कार्य दिए गए हैं ये सभी आपके जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्य हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका गठन 1980 ईस्वी में किया गया था। गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो गांव की ओर यह जो कार्यक्रम यह प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो यह जो कार्यक्रम था इसको प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह जो कार्यक्रम है बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। जैसे आपका हो गया यह जो कार्यक्रम आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके बाद शिक्षा मंत्रालय, इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों की तरह मिलाकर ही यह जो कार्यक्रम है चलाया जा रहा है चलो गांव की ओर। तो दिए गए ऑप्शंस में से ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो मंत्रालय हैं जैसे आप याद कर लीजिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी आप याद कर लीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय को भी याद कर लीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, इनमें से कोई भी मिले मंत्रालय तो आप सही आंसर मार्क कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो राइट आंसर वर्तमान में आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका सही आंसर हो जाएगा। तथा इसको शुरू किया गया था 3 फरवरी 2006 को। आप इसे याद कर लीजिएगा। 3 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम को शुरू किया था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो कार्यक्रम आपका है यह विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिनमें से एक मंत्रालय आपका है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अन्य मंत्रालय कौन से हैं मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये सभी भी सहयोग देते हैं आपके इस कार्यक्रम को चलाने में। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसके समय काल में जो है पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके समय काल में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है यहाँ पे, चौधरी चरण सिंह के समय में जो है आपका पटवारी का जो नाम था यह बदल कर दिया गया था लेखपाल। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है 23 दिसंबर, जिसको हम भारत में मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और चौधरी चरण सिंह का जो बर्थडे होता है वो भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर। ये डेट आपको याद रखनी है। तथा चौधरी चरण सिंह हमारे देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। ये बहुत ही छोटे कार्यकाल मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। लगभग जुलाई 1979 में ये पीएम बने थे और लगभग जनवरी 1980 तक ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यह गठबंधन की इनकी सरकार थी, भी फैक्ट आपको याद रखना, जिस कारण से यह जल्दी ही गठबंधन खत्म हो गया तो इनकी सरकार भी गिर गई। अगला प्रश्न आपके सामने है, भू राजस्व की वसूली करने वाला क्या कहलाता है। तो भू राजस्व की वसूली करने वाला आपका कहलाता है अमीन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया बिल्कुल सही है, अमीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, चकबंदी समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो आपकी जो चकबंदी समिति होती है इसमें लगभग आपके न्यूनतम 5 और अधिकतम 11 सदस्य होते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम 5 और अधिकतम आपके 11 सदस्य होते हैं चकबंदी समिति में। तहसील दिवस जो है आयोजित किया जाता है कब, आपको बताना है। तो तहसील दिवस में हाल ही में कुछ चेंज किया गया था। तो अब यह जो आपका तहसील दिवस है यह प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को आयोजित किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह निर्देश दिया गया था। यह न्यूज आपकी है जुलाई 2021 की। तो अब पहले व तीसरे शनिवार को आपको मनाया जाएगा तहसील दिवस और दूसरे व चौथे शनिवार को मनाया जाएगा आपका थाना दिवस। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यानी कि आपका जो तहसील दिवस है अब पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाएगा। पहले व तीसरे शनिवार को तहसील दिवस और दूसरे व
चौथे शनिवार को आपको मनाया जाएगा थाना दिवस। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को आपको मनाया जाएगा तहसील दिवस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। कृषि वर्ष किस तिथि को समाप्त होता है? तो आपका जो कृषि वर्ष होता है यह 1 जुलाई को प्रारंभ होता है, 1 जुलाई को प्रारंभ होता है और यह 30 जून तक चलता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 जून को यह समाप्त होता है कृषि वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 30 जून को। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में लेखपाल का उल्लेख है? तो लेखपाल का उल्लेख किस धारा में है आपको बताना है। तो धारा 23 में जो है लेखपाल का उल्लेख है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है धारा 23 में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा धारा 23 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पड़ताल क्या कहलाता है? तो पड़ताल आपका क्या कहलाता है, लेखपाल द्वारा किया जाने वाला खेतों का जो वार्षिक निरीक्षण होता है इसको हम पड़ताल कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा एक लेखपाल जो होता है 1 वर्ष में कम से कम 3 बार गाँव की पड़ताल करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐच्छिक चकबंदी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? तो ऐच्छिक चकबंदी जो है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह लगभग 1921 में प्रारंभ हुई थी। पंजाब में ऐच्छिक चकबंदी की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पंजाब में 1921। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम किस अधिनियम ने कृषि को राज्य सरकार के अधीन कर दिया था? तो वह कौन सा अधिनियम था जिसने सर्वप्रथम बार कृषि को राज्य सरकार के अधीन कर दिया था? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया था 1966-67 के दौरान। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 1966-67 के दौरान जो है आपका अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1966-67 के दौरान। यहाँ पे एक तरफ आपको कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और उनका उद्देश्य दिया गया है, तो इसको आपको सही सुमिलित करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली योजना आपके सामने क्या दी गई है, स्वजल धारा योजना। इसका संबंध हो जाएगा आपका ग्रामीण जलापूर्ति से, यानी कि एक आपका हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। जल जीवन हरियाली परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका है वाटर सेट प्रबंध से, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध है ग्रामीण स्वरोजगार से, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और लास्ट में आपका बचा पीएम ग्राम सड़क योजना, तो डी का आपका हो जाएगा 1। इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। तो इसमें से कौन सा है आपका, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो 1970 में शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा इसकी जो शुरुआत है यह भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, इस कार्यक्रम की शुरुआत। तथा भारत में श्वेत क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इनको हम मिल्क मैन के नाम से भी जानते हैं भारत में। तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में जो दुग्ध दिवस है वह कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था 1979 में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1979 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई है? तो इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको यहाँ पे अभी होल्ड करते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा इसके आंसर में कन्फ्यूजन है, और कहीं कहीं पे इसमें 12 से कम दिया गया है और कहीं कहीं पे इसमें 10
से लेके 15% के मध्य दिया गया है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपको इसका सही जवाब पता होगा तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर 40 मार्क आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। FSI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार कैसे करती है? तो FSI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की जो प्रतिपूर्ति है सरकार खाद्य अनुदान के द्वारा करती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, खाद्य अनुदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे FCI का मतलब क्या हो जाएगा? FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में महिलाओं के लिए मतलब स्थान कहाँ पर आरक्षित हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 जो स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। आशा कार्यक्रम जो है किसकी देन है? तो आशा जो है किसकी देन है? तो यह जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है आशा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है आशा, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ही देन है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, मतलब अंतर्गत आता है? तो हमारा अनुच्छेद जो 243A है, अनुच्छेद 243A, यह संबंधित आपका है ग्राम सभा के गठन से, यानी कि ऑप्शन आपका जो ये है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के गठन की बात करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 243A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल आपका 40 जो है यह आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, कि जो DPSP हमारे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित, आप इसे याद कर लीजिएगा, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 40। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 40 आपका संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है, और यह बात करता है किसकी? ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है आपका अनुच्छेद 40। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? तो यह कौशल विकास से संबंधित है आपकी उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कौशल विकास, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौशल विकास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र आपका खसरा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, खसरा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जो बनी है किसके लिए? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और इसका उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। आप इसे याद कर लीजिएगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रमुख का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो मतदाता सूची में पंजीकृत सभी जो मतदाता होते हैं ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता आपके ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान आपका शुरू किया गया था वर्ष 2001 में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2001 में आपका सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। रबी की फसल कब बोई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है रबी की फसल कब बोई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है रबी की फसलों के बारे में, खरीफ की फसलों के बारे में। तो इनके बारे में आप एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य आपकी रबी की फसल बोई जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अक्टूबर से नवंबर के मध्य आपकी रबी की फसल बोई जाती है। इसके बाद इसकी कटाई कब की जाती है रबी की फसलों की? तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य रबी की फसलें बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल में इनकी कटाई कर ली जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा रबी की फसलों की रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो जैसे आलू हो गया, मसूर हो गया, सरसों, जौ, चना, मटर, गेहूँ, ये सभी आपकी
प्रमुख रबी की फसलें हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं आपकी जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है आपकी खरीफ की फसल। तथा खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सभी इंपॉर्टेंट खरीफ की फसलें हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 12 अप्रैल 2005 को आपका शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ग्रामीण प्रवेश का जो टॉप 50 MCQs का पार्ट 4 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।